जैसे ही हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं, हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है आदिवासियों का। आदिवासी वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जो पीढ़ियों से अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जिया है। परंतु यही धरातल से जुड़े हुए लोग हमेशा से ही सत्तासीन सरकार तले दबाए और कुचले गए हैं, जिससे इन लोगों की जिंदगियां हमेशा ही अभावग्रस्त रही है। लेकिन विडंबना देखिए, जो लोग धरती के सबसे नजदीक है वही आज विकास से सबसे दूर है। वे लोग जो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं, आज उन्हीं संसाधनों से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ये स्थिति सिर्फ आदिवासियों की ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की है। संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, परंतु आज भी देश के मूल निवासी समाज विकसित नहीं हो पाए हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? क्या ये सत्ताधारियों की नाकामी नहीं है कि आज भी हमारे देश के मूल निवासी सबसे पिछड़े वर्गों में गिने जाते हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत में आदिवासी जनसंख्या लगभग 8.6% है, यानी करोड़ों लोग जो आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन ये समुदाय अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से वंचित है। कहने को तो सरकारें आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाती है, जैसे वन बंधु कल्याण योजना, पैसा एक्ट, ट्राइफेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये योजनाएं कागजों पर ही बेहतरीन लगती है। कहने को तो हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो तस्वीर बहुत दर्दनाक दिखती है। स्कूलों में व्यवस्था की, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, टूटी सड़कें, रोजगार के अवसरों की कमी और बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याएं आज भी आदिवासियों के विकास के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। आज भी भारत के कई आदिवासी गांवों में बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। कई जगहों पर प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की सुविधा ही नहीं है। अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मीलों दूर है, जिससे अक्सर बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाता है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर आदिवासी इलाकों में अब भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है। रोजगार के नाम पर उन्हें जंगलों से बाहर जाकर अस्थायी मजदूरी करनी पड़ती है, जहां शोषण और असुरक्षा दोनों का ही सामना उन्हें करना पड़ता है। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर इन समुदायों को अपनी ही जमीन से विस्थापित कर दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योग, खनन परियोजनाएं और बांध बनते हैं, लेकिन इन परियोजनाओं की कीमत हमेशा आदिवासियों को ही चुकानी पड़ती है। सरकारें भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने का दावा तो करती हैं, लेकिन हकीकत में अधिकांश परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास तक नहीं मिलता। विस्थापन से उनकी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक ढांचा बिखर जाता है। जो लोग कभी अपनी जमीन के मालिक थे, वही अब मजदूर बनकर शहरों के झुग्गियों में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता आदिवासी पीढ़ियों को कमजोर बनाती जा रही है। सत्ता में बैठे लोग इन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही देखते हैं, लेकिन इनके उत्थान की ठोस पहल शायद ही कभी की जाती है। आइए आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की कुल 4,88,511 जेल आबादी में से लगभग 76% यानी 3,71,848 कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल थे। इन विचाराधीन कैदियों में लगभग 20% मुस्लिम और करीब 73% मूल निवासी यानी SC, ST, OBC से आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 68% विचाराधीन कैदी या तो अशिक्षित थे या तो स्कूल छोड़ चुके थे, जिनमें से करीब 27% पूरी तरह अशिक्षित और 41% ने 10वीं कक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके अलावा सभी विचाराधीन कैदियों में से 30% 1 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासी समुदायों के बीच साक्षरता दर मात्र 59% दर्ज की गई थी, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत 73% से काफी कम थी। यानी आजादी के 75 साल बाद भी देश के मूल निवासी समुदाय मुख्य धारा की शिक्षा से अभी भी बहुत पीछे है।
रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी यह तस्वीर चिंताजनक दिखती है। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन की जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार लगभग 48.2% आदिवासी बच्चे 8वीं कक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और जब बात 10वीं कक्षा की आती है तो यह संख्या 62.4% तक पहुंच जाती है। यानी हर 2 में से एक बच्चा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में भी पैसा कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे ओडिशा और झारखंड में आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों राज्यों के कई जिलों में आदिवासी परिवारों के वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। वहीं कम से कम 8 जिलों में औसत मासिक आय 6,000 रुपए से भी नीचे पाई गई। झारखंड और ओडिशा दोनों में आदिवासी आबादी की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा दैनिक मजदूरी है। यही मजदूरी उनके परिवारों की कुल आय में सबसे अधिक हिस्सा रखती है, खास तौर पर महिला प्रधान परिवारों में। झारखंड में किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक आदिवासी परिवार की कुल वार्षिक आय का लगभग 30% हिस्सा केवल दैनिक मजदूरी से आता है, जबकि बाकी आय खेती, वनपोष, पेंशन या छोटे मोटे कामों से पूरी होती है। लेकिन मजदूरी के क्षेत्र में भी आदिवासी और गैर आदिवासी परिवारों के बीच स्पष्ट असमानता दिखाई देती है। एक आदिवासी परिवार की वार्षिक मजदूरी औसतन 31,000 रुपए है, जबकि एक गैर आदिवासी परिवार की वार्षिक मजदूरी लगभग 62,000 रुपए तक है। यानी हर महीने करीब 1,000 रुपए का अंतर। यह अंतर न केवल आर्थिक असमानता को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आज भी समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं है, जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। देश के लाखों आदिवासी आज भी इस बात से अनजान है कि संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार और संरक्षण प्रदान किए हैं, चाहे वो भूमि पर अधिकार हो, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण हो या वन संसाधनों के उपयोग का हक। इन अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से वे अक्सर शोषण और अन्याय का शिकार बनते हैं। सामाजिक भेदभाव आज भी आदिवासी समुदायों के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। एससी और ओबीसी वर्गों की तरह आदिवासी समाज को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार ये भेदभाव इतना गहरा होता है कि उन्हें न तो समान अवसर मिल पाते हैं और न ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। इसका सीधा असर सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक पदों पर भी साफ दिखाई देता है। जहां सामान्य वर्ग के लोग लगातार उच्च पदों तक पहुंच रहे हैं, वहीं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व अब भी बेहद सीमित है। संविधान में आरक्षण और विशेष प्रावधानों के बावजूद इन समुदायों की भागीदारी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जितनी पहुंचनी चाहिए थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 78 मंत्रालयों और विभागों, जिनमें उनके अधीनस्थ और संबंधित कार्यालय भी शामिल है, में 1 जनवरी 2016 तक अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 17.49%, अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों का 8.47% और अन्य पिछड़े वर्गों का 21.57% दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरक्षण के बावजूद प्रशासनिक ढांचे में आदिवासी उपस्थिति अब भी बहुत कम है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 राज्यों में आदिवासी भूमि के हस्तांतरण से जुड़े कुल 3,75,164 मामले दर्ज किए गए थे, जो लगभग 85.52 लाख एकड़ भूमि को कवर करते थे। यह आंकड़ा बताता है कि किस स्तर पर आदिवासी समुदायों की जमीन उनसे छीन ली गई। इन मामलों में से केवल 1,62,650 मामलों का निपटारा आदिवासियों के पक्ष में किया गया, जिसमें कुल 4,47,314 एकड़ भूमि उन्हें वापस मिली। वहीं 1,54,993 मामलों का निपटारा अदालतों ने विभिन्न कारणों से आदिवासियों के विरुद्ध किया, जिनका कुल क्षेत्रफल 3,63,493 एकड़ था। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था में आदिवासियों को आज भी बराबरी का हक नहीं मिल पाया है। अपनी ही जमीन पर अधिकार पाने के लिए उन्हें सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और अंततः अधिकांश मामले में वे हार जाते हैं।
भूमि जो उनके जीवन, संस्कृति और अस्तित्व की नींव रही है, आज भी उनसे धीरे धीरे छिनती ही जा रही है। कभी सरकारी योजनाओं के नाम पर, तो कभी धोखाधड़ी और झूठे वादों के जरिए। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे आदिवासी समुदाय, जो इस देश के मूल निवासी है, आज भी एक संघर्षपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। संविधान में प्रावधान होने के बावजूद यह समाज आज भी शोषित है। सरकारें सिर्फ इन समुदायों को अपने वोट बैंक की तरह देखती है और फिर चुनाव के बाद इनकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।